अस्सलाम नाज़रीन, इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे कि जावदार कबीले में बहादुर ने कोपैक के लिए दावत का इंतजाम किया हुआ होता है। इस दावत का इंतजाम उसने कोपैक के कहने पर किया है। इतने में असलमान खातून वहां पर आ जाती है। ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। उस पर बहादुर कहता है कि हमने अमीर हजरत के लिए दावत का इंतजाम किया है। उस पर असलमान खातून कहती है कि ये मेरा खैमा है, आप मुझसे इजाजत लिए बगैर कैसे कर सकते हैं ये सब। बहादुर कहता है कि बस बहुत हो गया है, अब से एक खैमा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। असलहान कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कहने की। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है कि बाहर अमीर हजरत आए हुए हैं। एक तरफ से उन तमाम गुलामों को और अरतुरुल को लेकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ अचानक आरिस एथियोस पर हमला कर देता है। एथियोस की नजर अचानक आरिस पर पड़ती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। आरिस और उसके सिपाही एथियोस के तमाम सिपाहियों को मारकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। आरिस एथियोस से कहता है कि बताओ कि अरतुरुल को लेकर सिमको कहाँ गया है। एथियोस कहता है कि उसने मुझे यहाँ पर इंतजार करने का कहा है, वो अरतुरुल को लेकर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद एथियोस कहता है कि मैंने सब बता दिया, अब मुझे जाने दो। उसके बाद आरिस उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। एक सिपाही भागता हुआ आता है और आरिस से कहता है कि अंदर गार में एक लड़का बंधा हुआ है। उसके बाद आरिस उसे देखने के लिए अंदर गार में जाता है। दूसरी तरफ सिमको अपने सिपाहियों और अपने गुलामों के साथ रवाना था। अचानक कुछ नकाबपोश उसके आगे आ जाते हैं। सिमको उन्हें कहता है कि देखो हमें नए गुलाम मिल गए हैं। अपने लोगों को कहता है कि पकड़ो इन्हें और उन्हें कहता है कि आज से तुम्हारी माल, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ का मालिक मैं हूँ। उसके बाद वो नकाबपोश नकाब हटा देते हैं और सिमको के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। उसके बाद आरिस उस नौजवान को देखने गार के अंदर पहुंच जाता है। उससे पूछता है कि क्या तुम मारिया के भाई हो। वो कहता है कि हाँ मैं मारिया का भाई हूँ, क्या आप उसे जानते हैं। उसके बाद आरिस खंजर निकालकर उस नौजवान की गर्दन काट देता है। उसके बाद अपने सिपाही से कहता है कि मारिया को यहाँ पर लेकर आओ। दूसरी तरफ सिमको के लोगों में और उन खुफिया नकाबपोश लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जारदार कबीले में सादतीन कहता है कि खाना बहुत लजीज है बहादुर साहब। उस पर बहादुर कहता है कि अमीर हजरत अब हम आपकी दावतें करते रहेंगे। उसके बाद कोपैक असलहान से कहता है कि बहादुर साहब अपना कबीला यहाँ पर मुंतकिल करना चाहते हैं, तुम नए सरदार के लिए जिरगा कब बुला रही हो। कोपैक की बातें सुनने के बाद असलहान कहती है कि पहले मैं अपने जिरगे के लोगों से मुशावरत करूंगी, अगर वो लोग राजी हुए तो मैं फिर जिरगा बुला लूंगी। कोपैक कहता है कि बहादुर साहब हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, ये सुल्तान का हुक्म है। यह सुनकर असलहान खातून कहती है कि हम सुल्तान के हुक्म की इज्जत करते हैं, लेकिन हम पर वाजिब है कि अरतुरुल और आलियार की आखिरी ख्वाहिशात की भी एहतराम की जाए। आने वाले वक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि हम काई कबीले के साथ मिलकर चले। यही ख्वाहिश थी अरतुरुल साहब की और आलियार साहब की भी। इसी दौरान कोपैक और बहादुर असलहान की मंगनी की बातें करना शुरू कर देते हैं। एक सिपाही अंदर आता है और आकर कहता है कि बाहर तुर्गत एलिप आए हैं। यह सुनकर असलहान खातून कहती है कि वैसे अंदर आने दो। उसके बाद तुर्गत अंदर आ जाता है और आकर सबको सलाम करता है। दूसरी तरफ जारदार कबीले में तुर्गत कहता है कि हमने सुल्तान की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा लिया है, उन डाकुओं को तबाह कर दिया और हमारी सरहदें अब महफूज हैं। उस पर कोपैक कहता है कि हमने तुम्हारी बहादुरी के बारे में बहुत सुना है, तुमने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। उसके बाद तुर्गत असलहान से कहता है कि आपके कबीले के 7 सिपाही शहीद हुए हैं, हमने उनकी तलवारें उनके घर वालों को दे दी हैं। उस पर असलहान कहती है कि हमारी जानें रियासत के लिए हर वक्त तैयार हैं, हम हमेशा रियासत की बका के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे।
उसके बाद तुर्गत कहता है असलहोन से कि मुझे कुछ अहम मालूमात और कुछ अहम बातें आपको बतानी है अगर वक्त मुनासिब हो तो। उसके बाद असलहोन उनसे इजाज़त लेकर तुर्गत के साथ जाने लगती है तो इतने में बहादुर बोल पड़ता है और कहता है कि ये वक्त मुनासिब नहीं, इस वक्त हम अमीर हजरत के साथ बातचीत कर रहे हैं। उस पर असलहोन कहती है कि मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात खत्म हो चुकी थी। यह सुनकर बहादुर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अमीर हजरत को छोड़कर एक सिपाहियों के कमांडर के साथ जा रही हो, तुम में रवायतों की कोई पासदारी नहीं है। यह सुनकर असलहोन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझे रवायतों की पासदारी करना नहीं सिखा सकते, अमीर हजरत की मौजूदगी में तुम्हारे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं है। यह सुनकर बहादुर गुस्से में असलहोन की तरफ बढ़ने लगता है तो तुर्गत उसे रोक लेता है। उसके बाद अर्तुगरुल उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी मंजिल क्या है। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि सुर्ख सेब। ये उनके खुफिया अल्फाज होते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल समझ जाता है और उससे पूछता है कि बहादुर तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि अरसेज। उसके बाद वो कहता है कि चलो अर्तुगरुल साहब आज़ादी की जंग लड़ते हैं। उसके बाद मिलकर दोनों सिमकों के आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ जावदार कबीले में बहादुर तुर्गत से कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक सरदार को हाथ लगाने की। उसके बाद बहादुर अपना खंजर तुर्गत के सीने में उतार देता है। उसके बाद तुर्गत वही खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर एक सरदार हो तो सरदार की तरह बात करो। में बहादुर का बेटा तुर्गत पर हमला करने लगता है। तुर्गत वही खंजर उसके सीने में उतार देता है। असलहोन ये लड़ाई देखकर परेशान हो जाती है और अमीर हजरत गुस्से में आ जाते हैं। कोप्या कहता है कि बहादुर साहब ये क्या हो रहा है, अपने बेटे को अपने खेमे में ले जाओ और इस बात को इसी खेमे तक रहने दो। दूसरी तरफ मारिया अपने भाई को देखने गार पहुंच जाती है। अपने भाई को देखकर शदीद रोने लगती है, चीखने लगती है। के बाद आरिस मारिया से कहता है कि तुम्हारे भाई के सारे कातिल मैंने मार दिए सिवाय सिमको के, वो आएगा तो मैं उसे भी मार दूंगा। उसके बाद मारिया रोकर आरिस से कहती है कि मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मुझे भी मेरे भाई के साथ मार दे, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की। उसके बाद आरिस कहता है कि तुमने अपनी कीमत चुका दी, अब तुम मेरे साथ रहोगे उस वक्त तक जब तक तुम्हारी हुस्न मौन नहीं पड़ती थी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उसके बहादुर सिमको को तलाश कर रहे होते हैं। एक जगह निशानात देखकर अर्तुगरुल कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरी तरफ खेमे में असलहोन रोककर तुर्गत से कहती है कि जो खंजर तुमने जंग के मैदान में नहीं लगने दिया वो तुम्हें मेरे खेमे में लग गया। तुर्गत कहता है कि असलहोन खातून जंग बहादुरों के लिए है, ये लोग सिर्फ हमें फितने के मैदान में ही खंजर खोप सकते हैं, जंग की मैदान में नहीं। असलहोन कहती है कि कोप्याक और बहादुर मिल गए हैं, मैं इतनी ताकतवर नहीं कि इन दोनों को रोक सकूं। उस पर तुर्गत कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और ये मेरा मरते दम तक तुम्हारे साथ वादा रहेगा। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, मैं तुम्हें कमजोर होने नहीं दूंगा। उसके बाद तुर्गत कहता है कि अब मुझे वापस कबीले जाना होगा ताकि मैं दुनदार को इस गफलत की नींद से जगा सकूं। दूसरी तरफ किरजा खातून बहादुर के खेमे में सोनझार को पट्टी बांध रही होती है। सोनझार गुस्से में आकर कहता है कि कोई रवायत बाकी नहीं रही, वो मेरी कोई बात नहीं मान रही, ये सब कुछ अर्तुगरुल के उस गंदे कीड़े की वजह से हो रहा है। उसके बाद सोनझार कहता है कि आप मुझे इजाजत दे बाबा, मैं उसकी सर उतार कर पूरे कबीले के सामने उसे इबरत का निशान बना दूंगा। उसके बाद बहादुर कहता है कि ये सब कुछ करेंगे लेकिन अभी तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, सही वक्त होने पर सब कुछ करेंगे। बहादुर अपने बेटे सोनझार से कहता है कि हमें गुस्से से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। अमीर हजरत अगर हमसे खफा हो गए तो ये सब कुछ हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ सिमको का घोड़ा फिर से आकर एक जगह रुक जाता है। सिमको अपने घोड़े को एक तरफ भेजकर खुद दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जावदार कबीले में सारे लोग जंग से वापस होने के बाद अपने प्यारों से मिल रहे होते हैं और तुर्गत भी असलहोन के खेमे से बाहर आ जाता है। फिर तुर्गत के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुर्गत मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमसे अपना इंतकाम ले लूंगा। उसके बाद तुर्गत कहता है कि मुझसे तो तुम्हारा बाप भी इंतकाम नहीं ले सका और उसने अब अपने दुम्बे को मेरे सामने भेज दिया है। कहकर तुर्गत आगे बढ़ता है और सोनझार उसे फिर से रोक लेता है। इस तरह उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।